हमारे देश की आज़ादी के 75वीं वर्षगांठ पर योजनाबद्ध तरीके से बिल्किस बानो की बलात्कारी, उसकी 3.5 साल की मासूम बच्ची की हत्यारे, उसकी मां और उसके परिवार की 2 और महिलाओं की गैंगरेप और हत्या, पूरे 14 लोगों की हत्या करने वाले हत्यारे, दंगाई, बलात्कारियों को रिहा किया गया। तो ये हमारे देश की आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ को कलंकित करने का षड्यंत्र था। नरेंद्र मोदी या भाजपा सरकार बलात्कारी, दंगाई, हत्यारों को 14 अगस्त को भी छोड़ सकती थी, 16-17 को भी छोड़ सकती थी। ये देशवासियों को सोचना चाहिए कि देश की आज़ादी की जंग में देश की गद्दारी करने वाले, गोरों की मुखबिरी करने वालों की सरकार 75वीं वर्षगांठ को जानबूझ के कलंकित की। मैं दावे के साथ में कह सकता हूं, ये 3 रिहाइयों का मामला जजों का फैसला नहीं हो सकता। उसी प्रकार बिल्किस बानो की रिहाई का मामला भी जजों का फैसला नहीं हो सकता है। पल पल न्यूज़ से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। इस वक्त दिल्ली के जंतर मंतर पर हम मौजूद हैं और मेरे साथ जो शख्स मौजूद हैं जो बड़ी ही बेबाकी से हर मुद्दे पर अपनी राय को रखते हैं, भूपेंद्र रावत जी मेरे साथ मौजूद हैं। सर, जहां आज सुप्रीम कोर्ट में बिल्किस बानो को लेकर के सुनवाई हुई है, डेट को आगे बढ़ाया गया है, सख्त एडवाइजरी दी गई है गुजरात सरकार को कि आपने आरोपियों को रिहा किस कारण से किया, वो कारण नोटिस जारी किया गया है। बच्चियां यहाँ हैं और जिस देश में बलात्कारियों को मालाएं पहनाई जाएंगी वहां देश में बच्चियों को इंसाफ मिल पाएगा? नहीं, देखिए, दोनों जो 2-3 बात तुमने एक साथ कर दी है। देखो, सुप्रीम कोर्ट ने जो बिल्किस बानो का जो मसला तुमने कहा है, वो मैं तो हैरान हूँ। हमारे देश की आज़ादी के 75वीं वर्षगांठ पर योजनाबद्ध तरीके से बिल्किस बानो की बलात्कारी, उसकी 3.5 साल की मासूम बच्ची की हत्यारे, उसकी मां और उसके परिवार की 2 और महिलाओं की गैंगरेप और हत्या, पूरे 14 लोगों की हत्या करने वाले हत्यारे, दंगाई, बलात्कारियों को रिहा किया गया। तो ये हमारे देश की आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ को कलंकित करने का षड्यंत्र था। इससे इतर कुछ नहीं था। नरेंद्र मोदी या भाजपा सरकार बलात्कारी, दंगाई, हत्यारों को 14 अगस्त को भी छोड़ सकती थी, 16-17 को भी छोड़ सकती थी। ये देशवासियों को सोचना चाहिए कि देश की आज़ादी की जंग में देश की गद्दारी करने वाले, गोरों की मुखबिरी करने वालों की सरकार 75वीं वर्षगांठ को जानबूझ के कलंकित की। और ये अकेला इनका बिल्किस बानो का मामला नहीं है। हमारे देश में 2 तारीख को रामनवमी थी और 1 तारीख को 63 लोगों की हत्या करने वाले, 1987 का जिक्र कर रहा हूं, मेरठ में 63 लोगों की हत्या, बलात्कार, दंगाइयों को रिहा किया गया 1 तारीख को। ठीक उसी दिन गुजरात के कलोल में भी 12 लोगों की हत्या करने वाले बलात्कारी, दंगाइयों को रिहा कर दिया गया। क्यों रिहा किया गया? इसके पीछे की गहराई को आपको समझना पड़ेगा। और मैं दावे के साथ में कह सकता हूं, जिन सबूतों की अभाव के कारण छोड़ा गया, तो उसका एक और सीढ़ी आपने देखा होगा जिसमें माया कोडनाली भाजपा की विधायक और एक बाबू बजरंगी को भी छोड़ा गया, 11 लोगों के हत्यारों को। तो अब आप समझिए कि यह कहा जा रहा है कि इनके पास सबूत नहीं थे। कौन से सबूतों का अभाव? बाबू बजरंगी का एक बयान, मुझे लगता है कि जज क्या उसके पूरे कुनबे को भी मालूम होगा। उस बयान में वो कह रहा है, हमें बड़ा अच्छा लगता है, इन्हें पकड़ो, काटो और जला दो। उसने कहा कि मैं तो उस दिन पकड़ने, काटने, बलात्कार करने और जलाकर घर आके आराम से सो गया। ये बयान है और ये मेरे जैसे और देश के संविधान, जजों के लिए, देश की न्यायपालिका, लोकतंत्र, उन सब के लिए चुनौती भर बात है। इतना बड़ा सार्वजनिक तौर पर अपने खुलासा करने वाला व्यक्ति और जज कह रहा है कि मेरे पास सबूत नहीं थे। लेकिन इसका संदेश देने की जो बैकग्राउंड है वो क्या था? रामनवमी से पहले भारत में तलवारें बांटी गई। अभी पकड़ में आ रहा है बिहार का भाजपा का विधायक रह चुका व्यक्ति। तलवारें बांटकर ये संदेश दिया गया कि भारत की औलादों, भारत के किसान मजदूर के बेटा, हमसे रोजगार मांगोगे हम नहीं देंगे, अच्छे दिन मांगोगे हम नहीं देंगे, हम तुमको तलवारें देंगे, तुम्हें दंगाई बनाएंगे और तुम भाजपा विधायक माया कोडनाली की तरह, बाबू बजरंगी की तरह 20-25 साल जेल में रहोगे, 20-25 साल बाद हम तुमको बाइज्जत बरी करा देंगे। ये संदेश भाजपा ने दिया।
मैं दावे के साथ में कह सकता हूं कि 3 रिहाइयों का मामला जजों का फैसला नहीं हो सकता। उसी प्रकार बिल्किस बानो की रिहाई का मामला भी जजों का फैसला नहीं हो सकता है और इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं। जैसे अभी हमारे देश में ओलंपिक में पदक विजेता बेटियां 21 तारीख को कनाट प्लेस थाने में शिकायत करती हैं 7 बेटियां कि हमारा यौन शोषण हुआ। यौन शोषण करने वाला भाजपा का सांसद है और कुश्ती महासंघ का राष्ट्रीय अध्यक्ष है। कानून यह कहता है कि वह लिखित शिकायत तत्काल एफआईआर में तब्दील होनी चाहिए थी, लेकिन एफआईआर में तब्दील नहीं की गई। मजबूर होकर के उन बेटियों को कपिल सिब्बल जैसे बड़े वकील को सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने के लिए भेजना पड़ा। सुप्रीम कोर्ट में बैठे जजों ने तो कोड़ में खास का काम कर डाला। मैंने सुप्रीम कोर्ट की तारीख से पहले कहा था, कानून ये कहता है कि यौन पीड़िता जहां जाएगी शिकायत करेगी, एफआईआर दर्ज होगी। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कौन सा बड़ा काम किया कि एफआईआर दर्ज करने के ऑर्डर दिए? ये तो कानूनी अधिकार है। सुप्रीम कोर्ट का दायित्व बनता था कि कनाट प्लेस थाने के उन पुलिसकर्मियों को दंडित करती, जेल भिजवाती, जिन्होंने लिखित शिकायत को एफआईआर में तब्दील नहीं होने दिया। अब हमारे देश में एफआईआर दर्ज हो रही है और आपको पॉस्को के तहत भी एफआईआर दर्ज हो रही है, और वो व्यक्ति जिसने जनवरी 2023 में कहा कि मैं मुंह खोलूंगा तो सुनामी आ जाएगा, अब मुझे लगता है, और एफआईआर दर्ज होने के बाद उसके 2 बड़ी बातें, एक वो कह रहा है कि नरेंद्र मोदी, अमित शाह, नड्डा अगर बोलेंगे तो मैं पद त्याग दूंगा, और दूसरी बात कह रहा है कि ये लड़कियां सैकड़ों करोड़ रुपए लेकर के मेरे को और मोदी को बदनाम करने के लिए बैठी हुई है। तो मैं आपके दर्शकों से कहना चाहता हूं, 35 साल का सामाजिक जीवन में मैंने किसी वेश्या को भी किसी पर झूठा आरोप लगाते हुए नहीं देखा। मैं सामाजिक व्यक्तियों, मेरे पास कई बार वेश्याओं की दिक्कतें भी आई होंगी। तो कल्पना करिए कि हमारी वो बेटियां जो विश्व में ओलंपिक पदक विजेता है, वो कैसे और किसके कहने पर यौन शोषण का आरोप लगा सकती है। अब मैं वापस आता हूं अदालत के रवैये पर। अदालत का रवैया मैं प्रसन्न चिन्ह करता हूं कि सुप्रीम कोर्ट में बैठे मुख्य न्यायाधीश, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी ने बता दिया कि मैं यौन शोषण करने वाले ब्रजभूषण शरण सिंह के साथ हूं, इसलिए उसको पद से हटने के लिए नहीं बोल रहा है। चुनौती दी है ना खुले में, कोई मैं तो नहीं बोल रहा हूं। ब्रजभूषण शरण सिंह के साथ है देश के गृह मंत्री, इसीलिए उसको पद से हटने के लिए नहीं बोल रहा है। पूरी भाजपा का राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा उसके साथ है, इसलिए नहीं बोल रहा है। और किसके खिलाफ है? यौन शोषण पीड़ित बेटियों के खिलाफ है। अब जो यौन शोषण पीड़ित बेटियों के खिलाफ है, उसको बचाने के, अब सुप्रीम कोर्ट में बैठा जज भी, मुख्य न्यायाधीश की बात कर रहा हूं, बहुत आपकी प्रशंसा हो रही है जज साहब, लेकिन मेरे मन में एक सवाल है, क्या कारण है कि आपने उन पुलिसकर्मियों को दंडित नहीं किया जिन पुलिसकर्मियों ने लिखित शिकायत को एफआईआर में तब्दील नहीं किया? भाजपा का, नरेंद्र मोदी की पूरी गणना है, कानून के बावजूद ब्रजभूषण शरण सिंह को जेल नहीं भेजना है जब तक कर्नाटक में 10 तारीख को वोट नहीं पड़ जाते हैं, और उससे पहले सुनवाई है सुप्रीम कोर्ट में। तब मैं ये मानता हूं कि क्या सुप्रीम कोर्ट में बैठे मुख्य न्यायाधीश की बेंच भी भारतीय जनता पार्टी की वोट बैंक को बचाने के लिए यौन शोषण करने वाले ब्रजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी को टलवाएगी, या कानून अपना काम करेगा ठीक उस तरीके से जिस तरीके से अगस्त 2013 में जब मनमोहन सिंह की सरकार थी, तब देश का सबसे बड़ा ताकतवर इनका संत आसाराम ने अपने भक्त की बेटी के साथ बलात्कार किया था, और वह बेटी थाने में गई, कोई धरना नहीं, कोई प्रदर्शन नहीं, कोई सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा नहीं खटखटाया, और एफआईआर दर्ज हुई और आसाराम को जेल जाना पड़ा। और आज भी वही कानून है, लेकिन सत्ता के शिखर पर जो बैठे हुए हैं हमारे देश के प्रधानमंत्री, वो स्वयं अपने को उसका भक्त बताते हैं। किसका? आसाराम का। अब बताओ, एक बलात्कार, पेशेवर बलात्कारी मैं कहूंगा आसाराम के विषय में, क्योंकि जो गवाही पड़ी जोधपुर में, उसमें 2002 का जिक्र किया था आसाराम के खनसामा रह चुके व्यक्ति ने। क्या जिक्र किया? एक दिन ऐसा था कि आसाराम को अपनी गुफा में जिस प्रकार की बेटियां मंगवाता था, वैसी बेटी नहीं आई। उसने आश्रम में अपनी मुंह बोली बेटी के साथ बलात्कार किया, जो खनसामा की मुंह बोली बहन थी। और उस लड़की ने अगले दिन रोते हुए अपने खनसामा धर्म के भाई को बताया। उसे यकीन नहीं आया, उसने कहा कि बापू मेरे भगवान है,
तो उसने कहा शाम को इतने बजे गुफा में जाके देखना, ये कोर्ट में है ये गवाही। कई लोग आज भी उसके मूर्ख के वो बलात्कारी के भक्त हैं, उनसे कहता हूँ कोर्ट का रिपोर्ट देखिए। और वो खनसामा था, खनसामा ने कहा मैं जब वहां पर गया गुफा में अगली रात को, तो 3, 16, 17 साल की आयु की बेटियों पर आसाराम पागल कुत्ते की तरह झपट रहा था। ये मैं उनके लिए कह रहा हूं जो कह रहे हैं इन बेटियों ने देर से शिकायत क्यों दर्ज कराई। इसका मतलब है कि आसाराम 2002 से पेशेवर बलात्कारी था, लेकिन शिकायत 2013 में दर्ज हुई। उस बहादुर बेटी को हम सल्यूट करते हैं। और इसी तरीके से इन बेटियों ने भी हिम्मत की, ये सड़क पर आई हैं। कुछ पत्रकार सवाल खड़े कर रहे हैं कि साहब सबूत लेकर आओ। नहीं बोलना चाहिए, बहुत हल्की बात कर रहा हूँ, लेकिन ऐसे पत्रकारों से मैं कहना चाहता हूँ आप भी टेलीविज़न चैनल पर डिस्कस करते सार्वजनिक तौर पर वो प्रमाण पेश करें कि तुम अपने ही बाप की संतान हो, तुम उसके संतान हो, तुम्हारे पिता की संतान हो, तुम्हारी माँ बताती है, वो सबूत तुमको पेश करना चाहे, हाँ तुम उसके संतान हो, उस क्षण के सबूत अगर तुम पेश कर सकती हो। कैसे संभव हो सकता है कि बेटियां खिलाड़ियां प्रैक्टिस कर रही हैं और आका ने उठवा दिया और क्या क्या किया वो सब मैं बात नहीं करूँगा। एक बात कहना चाहता हूँ, विनेश फोगाट और साक्षी मलिक के व्यवहार, उनके आंसू और उनकी वाणी, उनकी बॉडी लैंग्वेज बताती है कि उनके साथ में बहुत बुरा हुआ है। और जिनके घर में बेटियां हैं, जिन्होंने माँ की कोख से जन्म लिया, माँओं का सम्मान करते हैं, उन सबों से मैं अपील करता हूं कि आप सब लोगों को उठ खड़ा होना चाहिए, एक सवाल करना चाहिए कि हमारे देश का भाजपा का अध्यक्ष पूरी भाजपा हुई, हमारे देश का गृह मंत्री और प्रधानमंत्री पूरी केंद्र सरकार हुई, ये यौन शोषण करने वाले के खिलाफ पक्ष में क्यों है, और हमारे देश में यौन शोषण के शिकार हो चुकी बेटियों के खिलाफ क्यों है। और फिर लास्ट कहना चाहता हूं, सुप्रीम कोर्ट में बैठे जजों ने, मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली बेंच ने एक नजीर बना दी है। दुख और अफसोस के साथ मैं कहना चाह रहा हूं, अब बलात्कार पीड़िता बेटी को पहले जंतर मंतर पर नुमाइश लगानी पड़ेगी, फिर लिखित शिकायत करनी पड़ेगी, फिर कपिल सिब्बल जैसा को वकील करना पड़ेगा, फिर सुप्रीम कोर्ट के जज का दरवाजा खटखटाना पड़ेगा, तब एफआईआर दर्ज होगी। अगर यह व्यवस्था सुप्रीम कोर्ट में बैठे मुख्य न्यायाधीश आप कर रहे हैं, जिनकी तारीफ भी कुछ हो रही है, तो मुझे दुख और अफसोस है कि आप जैसा व्यक्ति, क्या कारण है, 3-4 बड़े कारण हो सकते हैं, नरेंद्र मोदी का और आपका भी। नरेंद्र मोदी के लिए, अमित शाह के लिए, नड्डा के लिए उसने कहा 2023 में जनवरी को, 20 जनवरी को कहा कि मैं वो खोलूंगा तो सुनामी आ जाएगा। हो सकता है वो सुनामी इतना भयंकर हो सकता है कि ऐसे रैकेट में नरेंद्र मोदी, अमित शाह, नड्डा भी फंसे हुए हों, उनकी मजबूरी हो सकती है। या दूसरा कारण हो सकता है कि वोट बैंक के लिए वो कर्नाटक के चुनाव के लिए ऐसा कर। तीसरी बात, उनके संगठन में महिलाओं के लिए स्थान और सम्मान नहीं है, इसलिए भी ऐसा हो रहा हो। लेकिन जज बताएं, सुप्रीम कोर्ट के जज, क्या आपने जो नजीर पेश की, मैं चाहता हूं कि सुधार करें, और सुधार यह होना चाहिए, हमारे देश में जिस तरीके से मनमोहन सिंह जी की सरकार के समय बलात्कारी आसाराम के खिलाफ तत्काल लड़की कोर्ट में थाने में गई और एफआईआर दर्ज हुई, वह व्यवस्था दोबारा से बहाल हो सके, उसके लिए आपको चाहिए जिन पुलिसकर्मियों ने शिकायत को एफआईआर में तब्दील नहीं किया, उनको तत्काल जेल भिजवाएं और देश में नजीर बनाएं। जो पुलिसकर्मी यौन पीड़िता की शिकायत को एफआईआर में तब्दील नहीं कर उसे जेल भेजा जाएगा। अन्यथा इस देश में सुप्रीम कोर्ट में बैठे मुख्य न्यायाधीश, आपका पूरा कार्यकाल काला अध्याय इस देश में माना जाएगा। ये मैं भूपेंद्र रावत दावा से कह सकता हूं।